हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है और इसके अंतर्गत अपन फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर जो अपना फर्स्ट पेपर है उसमें जनरल साइंस सब्जेक्ट है, उसका सोर्स नोट से अध्ययन कर रहे थे अपन। और अभी तक हमारी 5 क्लासें कंप्लीट भी हो गई है, यानी 2 टॉपिक पढ़ लिए अभी तक हमने। अगर आप में से किसी ने वो क्लासें नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना, ताकि ये क्लासें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए और एक रिदम में अपना कोर्स है वो चलता रहे। अभी तक हमने उत्तक यानी टिश्यू के बारे में पढ़ा था, ग्रंथियाँ है या तंत्रिका तंत्र है, इनके बारे में पढ़ लिया है। और इनसे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आनुवंशिकता एवं जैव विकास, उसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये क्लासें आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो लाइक करते रहना, अपना निरंतर फीडबैक देते रहना, ताकि मुझे और ऊर्जा मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छा करने की। अदर सब्जेक्ट है वो भी करने की कोशिश करूं, जैसे आईसीटी साथ में चल रहा है और वो कल तक कंप्लीट भी हो जाएगी आईसीटी अपनी, और एजुकेशनल मैनेजमेंट तो कंप्लीट हो ही गई है। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकता एवं जैव विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपन। अभी तक शायद सबको ये लगता होगा कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास कैसे पढ़े, क्योंकि वैसे ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक भी लगता है, लेकिन अपन बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसमें से जो आएगा कम से कम ये मान के चलो कि इससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अगर ये क्वेश्चन इससे पूछने वाले हैं तो आराम से कर देंगे अपन। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अपन देखते हैं वंशागति एवं उद्विकास, यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वंशागति एवं उद्विकास कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? आनुवंशिकी। और आनुवंशिक शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर हमें पूछ ले तो किसने किया था? डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में किया था। इन्हें आधुनिक आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ ले कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो कौन है? डब्ल्यू बेटसन। और इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद में देखते हैं अपन वंशागति यानी हेरिडिटी। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों को जनकों से संतति में स्थानांतरित किया जाता है। ये क्या कहलाता है? आनुवंशिकता का आधार कहलाता है। कौन? वंशागति है वो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता का आधार। और इसके द्वारा लक्षणों को जनकों से संतति में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। और आनुवंशिकी के आधारभूत सिद्धांत है वो किसने दिए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। सबको पता है ये तो, क्योंकि लगभग अपन 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। और कब दिए थे ये? तो 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे ये। और किसने दिए? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मेंडल ने ये जो अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? तो उद्यान मटर है उस पे ये अपना प्रयोग किया, और इन्होंने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि आनुवंशिकता का आधार है वो कुछ निश्चित आनुवंशिकी तत्व होते हैं, और जिन्हें कोरेंस ने कारक कहा। क्या कहा? कारक यानी फैक्टर्स का। किसने? कोरेंस ने। अब कोरेंस ने ही क्यों कहा, तो ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेंडल ने सिर्फ प्रयोग किया था, ये उस टाइम इतने प्रसिद्धि नहीं पा सके। तो उसके बाद में कोरेंस के ही द्वारा इनको प्रसिद्धि दिलाई गई, तो ये भी पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमें ये पूछ ले कि आनुवंशिकता का आधार है वो कुछ निश्चित तत्व, उन्हें आनुवंशिक तत्व तो कहा था मेंडल ने, और कोरेंस ने क्या कहा? कारक या फैक्टर। अब मेंडल की वंशागति के नियम देखते हैं अपन कि कौन कौन से नियम थे इसके। तो मेंडल ने 1822 से 1884 इनका जीवन काल है को आनुवंशिक का जनक कहते हैं अपन। किसको? मेंडल को। और क्या किया था इन्होंने? तो जिन्होंने वंशागति के नियमों का प्रस्ताव दिया था, और आनुवंशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग और आनुवंशिकी प्रक्रियाओं के तंत्र के वितरण और सिद्धांतों के निर्माण को मेंडलवाद कहते हैं। हमसे ये तो नहीं पूछेंगे कि मेंडलवाद किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन बेसिक से पढ़ेंगे तभी पूरा टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो मेंडलवाद किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी पर मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग है और आनुवंशिकी प्रक्रियाओं के तंत्र के विवरणों और सिद्धांतों के निर्माण को ही क्या कहते हैं? मेंडलवाद। मेंडल ने अपने प्रयोग में पाइसम सेटाइवम मटर उद्यान लिया था, वो उद्यान मटर लिया था,
उसका वैज्ञानिक नाम क्या था, तो पाइसम सेटाइवम। पादप को इसलिए चुना क्योंकि इसमें निम्न लक्षण मौजूद थे। क्यों, अगर हमारे मन में क्वेश्चन ये आए कि उसने उद्यान मटर को ही क्यों चुना, तो इसलिए चुना था क्योंकि इसमें जो जो लक्षण है वो अपन पढ़ने वाले हैं। कौन से? एक तो मटर है वो 1 वर्षीय पौधा होता है। दूसरा, इसको आसानी से उगाया जा सकता है कि 1 वर्षीय पौधा है तो जल्दी इसमें फल आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं और इसको आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, पौधों को छोटे स्थान पर उगाना संभव है क्योंकि पौधा बहुत ही छोटा होता है, तो इसे एकदम छोटे से स्थान पे भी उगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में भी उगा सकते हैं छोटे से स्थान पर। पौधे में अधिक फूल व फल लगते हैं जिससे बीजों को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। कि पौधे उसमें फलियां हैं वो खूब लगती है, तो उसकी वजह से बीजों को आराम से प्राप्त कर सकते हैं अपन। तो चौथा क्या रीजन था कि मटर में स्वपरागण संभव है क्योंकि इनके पुष्प है वो तितलीदार, द्विलिंगी तथा बंद होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, स्वपरागण भी संभव है। और मटर के पुष्पों में कृत्रिम विधि से पर परागण आसानी से किया जा सकता है। यानी इसमें कौन कौन से स्वपरागण और पर परागण है, ये दोनों हो सकते हैं इसमें, इसलिए उन्होंने मटर को चुना। उसके अलावा मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण मौजूद थे, जो कौन कौन से थे वो अपन इस सारणी के माध्यम से देखने वाले हैं। इस टेबल में मैंने दर्शाया है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लक्षण। लक्षण के साथ में अपन प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील की बात करेंगे। लक्षण में अगर देखें कि पौधे की लंबाई है तो प्रभावी एलील में तो होगा लंबापन और अप्रभावी में बोनापन। ये दोनों जस्ट प्रभावी और अप्रभावी है, एक दूसरे के विपरीत है। दूसरा, पुष्प का रंग अगर देखें अपन तो प्रभावी एलील में बैंगनी तो अप्रभावी में सफ़ेद। अगर आपने मटर का पौधा देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि कुछ मटर के पौधे हैं उनका जो फूल लगते हैं, पुष्प लगते हैं, उनका रंग बैंगनी होता है तो कुछ में सफ़ेद होते हैं। उसके अलावा जैसे पुष्प की स्थिति तो प्रभावी में कक्षीय होती है तो अप्रभावी में अंतस्थ। उसके अलावा बीज का रंग है वो प्रभावी में पीला तो अप्रभावी में हरा। अब जैसे इनके नाम से भी कोल रिलेटेड कर सकते हो, जैसे अप्रभावी अंतस्थ है, यहाँ प्रभावी पीला है, ऐसे भी याद करना है अपने को, कैसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा बीज की आकृति है वो प्रभावी है वो तो गोल यानी कैपिटल आर, और जोरीदार ये कौन सी होगी, आर, स्मॉल आर। उसके अलावा फली का रंग है वो कैसा होगा, इसमें प्रभावी में हरा तो अप्रभावी में पीला रंग होगा फली का। और फली की आकृति है वो प्रभावी में तो कैसी होगी, फुली हुई, और अप्रभावी में कैसी होगी, सिकुड़ी हुई। तो ये सब तो आपको मटर के पौधे में देखने को भी मिलता है। प्रभावी में जैसे जिस फली का रंग है वो एकदम हरा होगा वो फुली हुई होगी यानी ताज़ा होगी, जिसका रंग पीला पड़ जाएगा तो वो कैसी हो जाएगी, सिकुड़ी हुई। ऐसे भी याद रख सकते हो इनको आप। उसके बाद में अपन देखते हैं कि कुछ आनुवंशिक पद है वो कौन कौन से हैं, कैसे इनको डिफाइन करते हैं। तो कारक यानी फैक्टर की बात आई थी अपने पीछे, तो कारक कहते किसे हैं, तो ये क्या है, आनुवंशिकता की एक इकाई है जो वंशागति और लक्षणों की उपस्थिति के लिए उत्तरदायी है। और मेंडल ने तत्व या कारक शब्द का प्रयोग किया था इसके लिए। जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया इसी के लिए। कारक कोई जॉनसन ने क्या कहा था, जीन, तो जैसे जॉनसन जैसे जीन। लक्षण, इनके लक्षण क्या है, तो जिनों की अभिव्यक्ति लक्षण के रूप में होती है। किन की अभिव्यक्ति, जिनों की अभिव्यक्ति है वो किसके रूप में होती है, लक्षण के रूप में होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मटर के पादप की लंबाई है वो मटर के पादप में बीज का रंग है, ये सब क्या है, जिनों की अभिव्यक्ति करते हैं। लंबाई जैसे किसी की बोनी है, किसी की जैसे लंबी है, ये सब। उसके बाद में अपन देखते हैं युग्म विकल्पी। क्या देखते हैं, युग्म विकल्पी। ये क्या है, तो ये एक जीन के वैकल्पिक रूप जो समजात गुणसूत्र पर एक ही स्थिति पर स्थित होते हैं वो तो कहलाते हैं युग्म विकल्पी। यानी कहाँ स्थित होते हैं वो, समजात गुणसूत्र के एक ही स्थिति पर। और जो समयुग्मजी है इनको देखते हैं अपन कि एक समान कारक वाले दो युग्मकों के संलयन से एक युग्मज बनता है जिसे समयुग्मजी कहते हैं। और इस युग्मज में से एक जीव विकसित होता है जो समयुग्मक कहलाता है। जैसे अगर इसमें समयुग्मजी है इनमें दोनों समान ही आएंगे, जैसे या तो दोनों कैपिटल टी तो टी टी, या कैपिटल आर आर या स्मॉल टी टी, तो इनमें क्या होगा, समान ही आएगा। ये तो है समयुग्मजी। उसके बाद में अपन विषमयुग्मजी को भी देखते हैं कि विषमयुग्मजी है उनमें कौन से है। तो विषमयुग्मजी भिन्न भिन्न कारकों वाले दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों के संलयन से बनने वाले युग्मज को क्या कहलाते हैं, विषमयुग्मी। जैसे एक कैपिटल है तो एक स्मॉल, एक कैपिटल है तो एक स्मॉल, टी टी आर आर, इनमें देख लो आप। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रभावी एलील, यानी वह एलील जो समयुग्मजी यानी दोनों समान होंगे
और विषम युग्मजी यानी दोनों अलग अलग होंगे, दोनों स्थितियों में अपना प्रभाव प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी एलील। जैसे उदाहरण के लिए मटर के पौधे में लंबाई के लिए लंबेपन टी का प्रभावी जो एलील है वो क्या है? प्रभावी है। उसके बाद में देखते हैं अपन अप्रभावी एलील। वह एलील जो केवल समयुग्मजीय अवस्था यानी दोनों छोटे में अपना प्रभाव प्रकट करे तो क्या कहलाता है? ये अप्रभावी एलील कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मटर में बौनेपन टी का एलील क्या होता है? प्रभावी होता है। और लंबेपन के लिए कौन सा होता है? कैपिटल टी। तो ये होगा प्रभावी, और इसमें कौन सा है? अप्रभावी। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें कि विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी एलील के द्वारा अप्रभावी एलील के प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया जाता। किसके द्वारा? प्रभावी एलील द्वारा अप्रभावी एलील है उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने दिया जाता। उसके बाद में अपन लक्षण प्रारूप की बात करते हैं यानी फेनोटाइप। यह किसी विशेष लक्षण के लिए किसी जीव की बाहरी और आकारीय उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? किसी जीव की बाहरी और आकारीय उपस्थिति को दर्शाता है कि कैसा आकार है उसका, ये सब दर्शाता है। उसके बाद अपन देखते हैं जीन प्रारूप यानी जेनोटाइप। किसी विशेष लक्षण के लिए जीव का आनुवंशिक संगठन ही क्या कहलाता है, या आनुवंशिक संरचना वही क्या कहलाता है? जीन प्रारूप कहलाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कुछ प्रयोग, जैसे एक संकर प्रयोग है, द्विसंकर प्रयोग है। तो एक संकर प्रयोग है, इसमें क्या है? तो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस एक संकर प्रयोग कहलाता है। मेंडल को इस प्रयोग में F2PD में लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना प्राप्त हुआ? तो 3:1 तथा जीन प्रारूप कौन सा था? तो 1:2:1 प्राप्त हुआ था। एक बार ये जो अनुपात है ये पूछा हुआ भी है, शायद कोई रीट के पेपर में पूछा हुआ था जो अनुपात है ये। उसके बाद में अपन द्विसंकर देखते हैं। द्विसंकर प्रयोग कि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस यानी संकरण क्या कहलाता है? द्विसंकर प्रयोग। और इसमें क्या होता है? तो इस संकरण प्रयोग में एक साथ दो लक्षण यानी ट्रेट्स की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और इस प्रयोग में मेंडल को लक्षण प्रारूप का अनुपात F2PD में कौन सा अनुपात था? तो 9:3:3:1 तथा जीन प्रारूप अनुपात है वो क्या था? तो 1:2:2 अनुपात 4:2:2:1 तो इसे याद रख सकते हो 122 412 121 ऐसे याद रख सकते हो इसको। उसके बाद में है लक्षण। इन एक टेबल के माध्यम से अपन लक्षण है वो प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील के देखते हैं द्विसंकर प्रयोग में। तो बीज की आकृति है वो तो कैसी थी? प्रभावी एलील में गोल और जोरीदार, इसमें अप्रभावी में जोरीदार यानी स्मॉल आर। और बीज का रंग है वो प्रभावी में कैसा था? पीला, और अप्रभावी में कैसा था? हरा। उसके बाद में अपन देखते हैं परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस। प्रभावी लक्षण वाला पौधा समयुग्मजी या शुद्ध टीटी है, कैपिटल टीटी है, या विषम युग्मजी यानी अशुद्ध, जो एक कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी। ये पता करने के लिए मेंडल ने परीक्षण संकरण किया कि कैसे पता करें कि कौन सा प्रभावी एलील है और कौन सा अप्रभावी। तो इसके लिए उन्होंने परीक्षण संकर का प्रयोग किया। इसमें वह अज्ञात प्रभावी लक्षण वाले पौधे का संकरण क्रॉस अप्रभावी जनक टीटी के साथ कराते हैं। यदि संकरण में सभी पौधे प्रभावी लक्षण यानी लंबे वाले प्राप्त हो तो अज्ञात पौधा है वो समयुग्मजी यानी दोनों समान होंगे। वह यदि अप्रभावी व प्रभावी दोनों पौधे प्राप्त होते हैं तो अज्ञात पौधा कैसा होगा? विषम युग्मजी यानी एक तो स्मॉल होगा और एक कैपिटल होगा। उसके बाद अपन देखते हैं कि व्युत्क्रम संकरण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। वंशागति में लिंग की भूमिका का पता लगाने के लिए मेंडल ने व्युत्क्रम संकरण किया, जिसमें एक बार तो प्रभावी जनक के रूप में नर व दूसरी बार मादा जनक को लिया। किस लिए उन्होंने? कि वंशागति में लिंग की क्या भूमिका है ये सब पता करने के लिए मेंडल ने अलग अलग इसमें एलील लिए, या एलील अलग अलग जो प्रभावी जनक है उनको लिया था, एक बार नर को और एक बार मादा को। कि दोनों ही प्रयोगों में मेंडल को समान परिणाम प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? समान। अतः मेंडल के अनुसार वंशागति लिंग से प्रभावित नहीं होती है। क्या वंशागति है वो लिंग से प्रभावित नहीं होती है। हालांकि बाद में पता चला कि कुछ लक्षणों की वंशागति है वो लिंग पर भी निर्भर करती है, लेकिन मेंडल ने एक बार ये बता दिया था कि वंशागति है वो लिंग से प्रभावित नहीं होती है। और जो प्रभावित होती है वो कौन सी है? जैसे हीमोफीलिया रोग है तो ये वंशागति है, ये लिंग से निर्धारण होती है। उसके अलावा जैसे वर्णांधता है ये भी लिंग से प्रभावित होने वाला रोग है और जेनेटिक रोग है ये।
तो ये कौन से है जो वंशागति लिंक से प्रभावित होती है वो। उसके बाद में देखते हैं मेंडल एवं मेंडलवाद कि मेंडल का पूरा नाम क्या था। सबसे पहले तो अपन मेंडल के बारे में देखते हैं कि मेंडल कौन था, कैसा था। तो मेंडल का प्रयोग देखेंगे अपन, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं मेंडल का नाम। तो पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के हेजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ था मेंडल का जन्म। और ये फिजिक्स है, बॉटनी है, फिलोसॉफी, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया था। तो किस किस का अध्ययन किया था, जैसे फिजिक्स, बॉटनी एवं फिलोसॉफी का अध्ययन किया था। उसके बाद में ब्रून शहर में चर्च में पादरी थे ये, यानी पादरी को बोलते हैं, पेरिस्ट के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 1856 से 1863 यानी कुल मिला के 7 वर्ष तक इन्होंने जो उद्यान मटर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम पर इन्होंने संकरण का प्रयोग किए थे। और 1866 ईस्वी में मेंडल ने अपने प्रयोगों व निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडी सन ये कोई शीर्षक से एक प्रकाशित किया था इन्होंने। और लेकिन मेंडल के कार्यों को पहचान नहीं मिली। इन्होंने ये प्रकाशित तो कर दिए, अपने जो प्रयोग किए थे इन्होंने 7 वर्ष तक लगातार मेहनत करके प्रयोग किए, इन्होंने प्रकाशित कर दिए, लेकिन उसके बाद में भी इनको पहचान नहीं मिली थी। तो पहचान कैसे मिली, तो 1990 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज 3 वैज्ञानिक को, और 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो इनमें एक तो था जर्मनी का कार्ल कोरेंस, और एक था ऑस्ट्रिया के वोन शेरमार्क तथा नीदरलैंड के ह्यूगो डिवरीज द्वारा की गई थी इसकी। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं इसमें कि इन तीनों वैज्ञानिक है, इन्होंने मेंडल के कार्यों को सही पाया तथा कार्ल कोरेंस ने ही इन्हें नियमों को रूप दिया और उन्होंने ही प्रसिद्धि दिलाई थी मेंडल को। और मेंडल ने मटर के अलावा है वो राजमा यानी फेसियोलिस वल्गेरिस इसका वैज्ञानिक नाम है, एवं होकविड यानी हेराइसियस है, इन पर भी संकरण का प्रयोग किया था, लेकिन सफल किस पे हुआ, मटर पे। उसके बाद में अपन देखते हैं वंशागति के नियम, जो 3 नियम है उनका अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से नियम है। तो पहला नियम है वंशागति का, उसका नाम है प्रभाविता का नियम, कि जब किसी जीव में किसी लक्षण के 2 विपरीत एलील उपस्थित हो, कैसा जीव जिसमें अगर 2 विपरीत एलील उपस्थित होते हैं, उनमें से केवल एक ही एलील है उसका प्रभाव प्रकट होता है, जिसे प्रभावी एलील कहते हैं, तथा अन्य एलील जिसका प्रभाव प्रकट न हो उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रभावी एलील कौन सा होता है और अप्रभावी एलील कौन सा होता है। कि जिसका तो प्रभाव है वो स्पष्ट होगा, उपस्थित होगा, उसे तो कहते हैं प्रभावी, और जिसका नहीं होता प्रकट उसे कहते हैं अप्रभावी। इन कारकों में से एक कारक का गुण है वो दूसरे कारक के गुण को छुपा देता है। एक कारक का गुण है वो क्या करता है, दूसरे कारक के गुण को छुपा देता है, और उसे प्रभावी लक्षण तथा छुप जाने वाले गुण को क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी यानी F1 जनरेशन है में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। कि दिखाई तो कौन सा देता है, F1 पीढ़ी में सिर्फ और सिर्फ प्रभावी लक्षण है वही दिखाई देता है, लेकिन जो अप्रभावी गुण है वो भी उपस्थित रहते हैं, जो दूसरी पीढ़ी यानी F2 में दिखाई देते हैं। उसके बाद में इस प्रभाविता का नियम है, इसके 2 अपवाद भी है, वो कौन कौन से, तो एक तो है अपूर्ण प्रभाविता। कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता, कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उपस्थित होने चाहिए, लेकिन कुछ जीवों में F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से भिन्न होते हैं। कि होना तो ये चाहिए कि या तो प्रभावी हो या अप्रभावी, जैसे एलील है उनमें से एक का तो गुण इसमें स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी F1 पीढ़ी में ऐसा भी देखने को मिलता है कि इन दोनों जनकों का ना हो कि कोई तीसरे यानी अन्य जनक है उनका इसमें लक्षण है वो प्रकट होता है। प्रभावी और अप्रभावी दोनों कारक अपूर्ण प्रभाविता में उपस्थित होते हैं, लेकिन प्रभावी कारक अपने लक्षणों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती प्रकार की पीढ़ी का गठन होता है, जो दोनों जनकों से भिन्न होती है। जैसे स्नैपड्रैगन है, मिराबिलिस है, इन सब में क्या होता है, जैसे ना तो कैपिटल का और ना ही स्मॉल का, इनके मध्य की कोई अन्य है उसका प्रभाव क्या होता है, स्पष्ट होता है। इसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। एक तो ये प्रभाविता के नियम का अपवाद है, और दूसरा अपवाद है वो भी अपन देखते हैं कि दूसरा अपवाद कौन सा है, ये है सह प्रभाविता। और सह प्रभाविता यानी मेंडल ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक जीन के 2 विपर्यासी रूप अर्थात एलील होते हैं, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जिनके 2 से अधिक वैकल्पिक रूप यानी एलील होते हैं,
और एक अच्छा उदाहरण है विभिन्न प्रकार की लाल रक्त कोशिकाएं, जैसे अपने शरीर में आरबीसी होती है, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो क्या करती है तो मानव में एबीओ जो रक्त समूह है इनका निर्धारण करती है। उसके अलावा इनके उदाहरण देखते हैं। एक तो अपन ने देख लिया कि आरबीसी है, वो क्या करती है, जो अपना रक्त समूह होते हैं जैसे ए है, बी है, ओ है, इनका निर्धारण करती है। और उनके अलावा भी जो है वो देखते हैं कि जैसे मनुष्य की काली आंख है, उस पर नीली आंख, वो काली आंख है वो क्या होती है, नीली आंख पर प्रभावी होती है। काले बाल है वो लाल बाल पर प्रभावी होते हैं। वर्णित त्वचा है वो अवर्णित त्वचा पर प्रभावी होती है। ऐसे ही खरगोश में बालों का काला रंग है वो सफ़ेद रंग पर प्रभावी होता है। और चूहों का जो सामान्य आकार है वो बोने आकार पर प्रभावित होता है। तो ये सब क्या है, सह प्रभाविता, यानी एक साथ प्रभावित होने वाले कारक है, एक दूसरे से प्रभावित होने वाले कारक है। ये हमने जो मेंडल का प्रथम नियम है, वंशागति का प्रथम नियम है, उसका अध्ययन किया है इस क्लास में। अब अपनी 20 मिनट की क्लास हो गई तो लंबी हो जाएगी, कोशिश भी अपनी यही रहती है कि 20 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि आप लंच ब्रेक है या टी ब्रेक में भी ये क्लासें कंप्लीट कर सको। तो जो वंशागति के द्वितीय नियम है या तृतीय नियम है, उसके बाद ये मेंडलवाद के विचलन है, ये सब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, उसमें अध्ययन करने वाले हैं। आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करके अपना फीडबैक देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी अपनी क्लासें हैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वो आपको मिलती रहे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आपके समय की बचत हो और आपके सिलेक्शन में कुछ योगदान मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में।